गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसके पहले हम लोग मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, क्यों मटर के पौधे पर ही किया, उसके बाद से मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। हम लोग संकरण की विधि को जाने हैं कि कैसे संकरण कराया जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल साहब ने अपना दो नियम प्रतिपादित किया है। मेंडल का जो दो लॉ है वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बेस्ड है, जिसमें से उनका पहला लॉ जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्यूरिटी भी कहा गया है, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम दूसरा नियम कहा गया है। तो मेंडल का जो नियम था वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर दो नियम हैं। मेंडल के वंशागति के नियम में प्रभाविता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। प्रभाविता का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया कि जो संतति हैं, जो भी ऑफ स्प्रिंग हैं, उनमें जो कैरेक्टर्स होता है उस कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन के पेयर में एक जीन मेल पेरेंट से आता है और एक जीन फीमेल पेरेंट से आता है, और जो जीन प्रभावी होता है उस जीन का लक्षण ऑफ स्प्रिंग में दिखाई देता है। तो संततियों में जो लक्षण दिखाई दे रहा है वह लक्षण डोमिनेंट जीन की वजह से दिखाई दे रहा है। अब जो पेरेंट्स हैं उसमें मेल और फीमेल में जिसका जीन डोमिनेंट होगा उसका कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में दिखाई देगा। प्रभाविता के नियम को मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लिया है, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा था कि जब क्रॉस कराया गया था कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो उस समय जो जनरेशन बन रहे थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बन रहे थे, चारों के चारों। आपको याद हो अगर तो बताया गया था कि यह जो है इसको F1 जनरेशन कहा जा रहा है, F1 पीढ़ी कहा जा रहा है, और F1 पीढ़ी में जितने पौधे थे सभी के सभी पौधे टाल हो रहे थे, लंबे पौधे मिल रहे थे। यहाँ पर एक पेरेंट जो था वो टाल था और दूसरा पेरेंट जो था वो ड्वार्फ था, यानी बौना और ये लंबा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि जब कभी लक्षणों का क्रॉस होता है तो उस समय जो पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स में से जिस पेरेंट का जीन प्रभावी होता है वह जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है संततियों में। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि प्रभाविता का नियम क्या है, तो आप भाषा में बहुत शानदार बना के लिखेंगे। आप यह बताएंगे कि प्रभाविता के नियम के अनुसार संततियों के जो लक्षण हैं वह लक्षण पेरेंट्स के डोमिनेंट जीन की वजह से प्रदर्शित होते हैं। जिस पेरेंट का जीन डोमिनेंट होगा उसका लक्षण संततियों में प्रदर्शित होगा। यानी कि जब कभी नर और मादा का आपस में संकरण हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो उस समय नर और मादा में से जिसका लक्षण प्रभावी होगा वह लक्षण संतान में दिखाई देगा। इसे प्रभाविता का नियम कहा गया है। प्रभाविता का नियम क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि टाल प्लांट था, फिर एक ड्वार्फ प्लांट था, क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि सभी के सभी पौधे लंबे हैं। तो लंबा वाला जो पेरेंट्स है उस पेरेंट का जीन इसमें डोमिनेंट है, प्रभावी है, और जिस पेरेंट का जीन प्रभावी होगा उसका लक्षण संतति में दिखाई देगा। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया है। प्रभाविता के नियम के कुछ हम अपवाद देखते हैं
कि प्रभाविता के नियम में कुछ अपवाद पाया गया, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता का नियम और सहप्रभाविता के नियम के बारे में चर्चा किया जाएगा। देखिएगा, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ कोडोमिनेंस जो है, यह दोनों जो है यह मेंडलवाद से विचलन है, यानी मेंडल के प्रभाविता के नियम से यह विचलन प्रदर्शित करते हैं। मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम में जो कुछ भी बताया उस नियम के अनुरूप नहीं है। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, क्या है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। ये पहला लॉ याद रखिएगा, मेंडल के प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता के नियम में यह कहा गया कि जब कभी नर और मादा का क्रॉस होता है तो संततियों में वही लक्षण प्रदर्शित होता है जिस जनक का जीन प्रभावी होता है। जिस जनक का जीन प्रभावी होता है उस जनक का लक्षण संतति में दिखाई देता है, और जिस जनक का जीन अप्रभावी होता है उसका लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहा गया है। और प्रभाविता के नियम के अनुसार जो संतति हैं उनके लक्षण या तो नर जनक के समान होगा या तो मादा जनक के समान होगा। जो उनमें प्रभावी होगा, जो दोनों में डोमिनेंट होगा, उसका कैरेक्टर संतान में पाया जाएगा। फिर इनका मेंडलवाद का विचलन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेंडलवाद का विचलन, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। चाहे मेंडलिज्म भी हम बोल सकते हैं, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। मेंडलवाद से विचलन में दो विचलन हम पढ़ेंगे, अपूर्ण प्रभाविता का और सहप्रभाविता का। देखिएगा, यहां पर पहला विचलन मैं बता रहा हूं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कहा गया, क्या कहा गया, पहले प्रयोग कराया गया लाल पुष्प का, यह है रेड फ्लावर। रेड फ्लावर वाले प्लांट्स का क्रॉस कराया गया व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से। रेड फ्लावर वाले प्लांट्स का क्रॉस कराया गया व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, और तब देखा गया कि इससे जो जनरेशन बन रही थी ये कुछ इस प्रकार बनी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, सभी की सभी एक ही जैसे बन रही थी। और यह देखा गया कि F1 जनरेशन में जितने प्लांट बन रहे थे बाबू, F1 जनरेशन के जितने प्लांट बने थे उन सबका फूल का जो कलर हुआ वह गुलाबी हुआ, पिंक कलर पाया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम देने से पहले एक प्रयोग किया गया, और प्रयोग में गुलाबास एक पौधा है। गुलाबास एक पौधा है, उस पौधे के लाल पुष्प वाले प्लांट को सफेद पुष्प वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया। एक पौधा लिया गया जिसमें लाल रंग के फूल हो रहे थे, और एक पौधा लिया गया जिसमें सफेद रंग के फूल थे, और इन दोनों पौधों का जब क्रॉस कराया गया तो उस समय देखा गया कि इनसे जो पहला जनरेशन उत्पन्न हो रहा है उस पहले जनरेशन में सभी के सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे बन रहे हैं। यानी जितने प्लांट फर्स्ट जनरेशन में मिल रहे थे उन सभी प्लांट्स के फ्लावर का कलर गुलाबी हो गया, पिंक हो गया। और आप बताइए कि पेरेंट्स अगर हैं, उन पेरेंट्स का में होने वाला फ्लावर या तो रेड कलर का है या तो व्हाइट कलर का है। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार या तो यह पुष्प लाल रंग का होना चाहिए या सफेद रंग का होना चाहिए, जबकि यह न लाल हुआ न सफेद हुआ, यह गुलाबी रंग का हो गया, दोनों से डेविएट कर गया, विचलित हो गया। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा गया है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया है। ना ही लाल पुष्प वाला पौधा डोमिनेंट है, ना ही सफेद पुष्प वाला पौधा डोमिनेंट है, पूर्ण रूप से कोई डोमिनेंट नहीं है। इसीलिए इस नियम को अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या है, जब
लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ कराया गया तो देखा गया कि पहली पीढ़ी में सभी के सभी पुष्प जो मिल रहे हैं वह गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिल रहे हैं, जिससे यह पता चल रहा है कि ना ही लाल पुष्प वाला पौधा प्रभावी है ना ही सफेद पुष्प वाला पौधा कंप्लीट रूप से प्रभावी है। तो यहां से यह निष्कर्ष निकाला गया कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण रूप से दोनों जनक में से कोई जनक का कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होता है, और उस समय जो हम नियम कहेंगे वो अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहेंगे। क्लियर है? चलिए, अपूर्ण प्रभाविता के नियम में जो गुलाबी पौधे मिले, इन गुलाबी पौधों का फिर से सेल्फ क्रॉस कराया गया, स्व क्रॉस कराया गया। तो स्व क्रॉस आप करा सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां से आप देख रहे हैं कि यह रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर, यह दोनों पिंक फ्लावर और यह हो जाएगा वाइट फ्लावर। और इस तरह ये जो गुलाबी पौधे मिले थे उन गुलाबी पौधों वालों का पुनः से जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो वहां देखा गया कि इन गुलाबी पौधों वालों से लाल रंग के पुष्प वाले भी पौधे बन रहे हैं, गुलाबी रंग वाले भी बन रहे हैं और सफेद रंग वाले भी बन रहे हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता अगर आपको समझना है तो यह दिमाग में रखिए, अपूर्ण का मतलब है इनकम्प्लीट। दोनों में से कोई कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ना ही लाल वाला कंप्लीटली डोमिनेंट है ना ही सफेद वाला कंप्लीटली डोमिनेंट है। और उस समय कोई अलग कैरेक्टर दिख रहा है और वही जो कैरेक्टर दिख रहा है उसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम बोल रहे हैं, अपूर्ण प्रभाविता बोल रहे हैं। तो प्रभाविता के नियम का पहला विचलन आपको याद रखना है कि प्रभाविता के नियम का पहला विचलन है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, और इसका दूसरा विचलन मैं भी आपको बता रहा हूं सह प्रभाविता का नियम होता है वो। दूसरा विचलन है सह प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, देखिएगा कोडोमिनेंस का मतलब होता है दोनों साथ साथ प्रभावी हैं, और कोडोमिनेंस का ला देने से पहले क्रॉस कराया गया मवेशियों पे। क्या क्रॉस है थोड़ा समझिएगा। एक जीव है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1 से, और एक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं R2 से। यहां देखिएगा, ये मैं कह रहा हूं कि यह जो R1 वाला है ये हमारा ब्राउन कलर का ये मवेशी है कोई, और ये है सफेद कलर का मवेशी, ब्राउन कलर और सफेद रंग का। एक जीव मान लिया हमारे पास गाय है, उस गाय का रंग कैसा है? ब्राउन कलर, भूरे रंग की गाय है, और दूसरी गाय है जिसका कलर जो है कि सफेद रंग का है, और इसका हम क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराते समय एक जीव ये मेल वाला ले लेंगे, इसका फीमेल वाला ले लेंगे, चाहे इसका फीमेल लीजिए तो इसका मेल ले लीजिए, और उस समय जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमको R1 R2 मिलेगा। हर बार में वही स्थिति बनेगी R1 R2 की। यहाँ पर देखिए R1 R2 R1 R2, और ये ध्यान दीजिएगा ये जितनी गायें मिलेंगी F1 जनरेशन की सभी गायें चितकबरी होंगी, उनमें ब्राउन कलर भी होगा और वाइट कलर भी होगा। आप गांव में देखे हैं देहातों में ऐसी गायें उपलब्ध हैं जिनको चितकबरी कहा गया है। चितकबरी गाय से क्या मतलब है कि उस गाय में सफेद रंग भी है और कहीं कहीं ब्राउन कलर भी है। उस समय आप ये कहेंगे कि उस समय देखिएगा उस जीव में ब्राउन कलर भी प्रभावी है और व्हाइट कलर भी प्रभावी है, दोनों साथ साथ प्रभावी हो गए। बाबू थोड़ा समझिएगा, प्रभाविता का नियम कहता है या तो मेल पेरेंट का जीन प्रभावी होगा या तो फीमेल पेरेंट का जीन प्रभावी होगा।
लेकिन हम गायों में देखें चाहे मवेशियों में क्रॉस करा कर देखें कि अगर मेल हम ले रहे हैं ब्राउन कलर का, फीमेल ले रहे हैं वाइट कलर का, तो उससे जो संतान उत्पन्न हो रही हैं वह संतानें चितकबरी हो रही हैं, यानी उसमें ब्राउन कलर भी पाया जा रहा है और सफ़ेद कलर भी पाया जा रहा है, यानी कि दोनों के दोनों साथ साथ प्रभावी हैं। और जब कभी मेल और फीमेल दोनों के जीन साथ साथ प्रभावी होंगे तो उस समय जो प्रभाविता होगा वह सह प्रभाविता होगा। क्लियर है? अब देखिए, यह सह प्रभाविता में जो F1 पीढ़ी में पशु हमको मिले, उन पशुओं का पुनः क्रॉस कराया गया स्वक्रॉस R1 R2 का। तो देखा गया R1 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 R2 R1 R2 और R2 R2, यानी कि ब्राउन कलर वाले भी मिल रहे हैं और ये चितकबरा को क्या लिखेंगे, बोथ कलर लिख दे रहे हैं, बोथ कलर, दोनों कलर इसमें पाया गया। और R को जो है कि हम यहाँ R2 को लिखेंगे, कौन सा कलर है ये, वाइट कलर। तो आपको ये समझना है कि कोडोमिनेंस का जो लॉ था, कोडोमिनेंस के लॉ में बताया गया कि जब कभी संततियों में प्राप्त लक्षण में मेल का भी जीन डोमिनेंट हो और फीमेल का भी जीन डोमिनेंट हो, तो उस समय जो लक्षण दिख रहा है उसको स्वप्रभाविता कहेंगे, कोडोमिनेंस बोलेंगे, क्योंकि दोनों का लक्षण साथ साथ दिखाई दे रहा है। और कोडोमिनेंस का सबसे शानदार एग्जाम्पल यही है पशुओं वाला, मवेशियों वाला, क्योंकि आप गांव देहात क्षेत्रों में देखे हैं कि कुछ गायें होती हैं जो एक कलर की होती हैं, लेकिन कई गायें ऐसी हैं जिनमें दो कलर मिक्स है, और दो कलर जिनका अगर स्किन का है तो वहां से हमको यह समझना है कि यह क्रॉस है, यह हाइब्रिड प्रजातियां हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। कोडोमिनेंस का मैं एक और आपको एग्जांपल बताऊं। हमारे मानवों में जो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस है, मानवों में जो ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस है वह इनहेरिटेंस भी सहप्रभाविता के नियम का पालन करता है, वह भी लॉ ऑफ कोडोमिनेंस को ओबे करता है। देखिएगा, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ब्लड ग्रुप में 4 तरह का ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी और ओ। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि हमारे शरीर में 4 ब्लड ग्रुप हैं और इन ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल हैं वो आप समझने का प्रयास कर लीजिए बस फिलहाल में। जो ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे, ए ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई ए, या फिर दोनों पर आई ए, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी आई पर ए रिप्रेजेंट किया जाए और फिर ओ रिप्रेजेंट कर दिया जाए। बी के लिए आई बी और आई ओ, ए बी होगा तो आई पर ए और एक आई पर बी, और ओ को दोनों पर ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? तो यह जीन है जो जीन रेस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप के लिए। ए ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 कैपिटल आई रहेगा, उसके ऊपर दोनों स्मॉल ए लिख दीजिए, या फिर किसी एक पर स्मॉल ए एक पर ओ लिखिए। यह जो रिप्रेजेंटेशन है यह ब्लड ग्रुप ए का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ब्लड ग्रुप बी का रिप्रेजेंटेशन में 2 आई रहेगा, दोनों आई पर स्मॉल भी रहे या फिर किसी एक आई पर स्मॉल भी रहे और एक आई पर ओ रहे, तो उस समय जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी का रिप्रेजेंटेशन होगा। ए बी है तो एक आई पर ए रहेगा, एक आई पर बी रहेगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए दोनों आई पर ओ रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है? अब मुझे इसमें समझाना है कि कोडोमिनेंस कैसे अप्लाई हो रहा है, वो मैं समझा रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक मेल है जिनका ब्लड ग्रुप है ए वाला, ये ए ब्लड ग्रुप है, और फीमेल है जिनका ब्लड ग्रुप है बी वाला। ठीक है? यहां से देखिएगा, जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे तो हम देख रहे हैं कि आई ए आई बी, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, दोनों आई पर ओ। आप यहां देख सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, ए बी के लिए, या ए ब्लड ग्रुप के लिए, या बी ब्लड ग्रुप के लिए, और ये
ओ ब्लड ग्रुप के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर यह संतान उत्पन्न हुई है तो इस संतान का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इसका भी जीन डोमिनेंट है और इसका भी जीन डोमिनेंट है, और दोनों पेरेंट का जीन जब डोमिनेंट होगा तो उस समय जो ला हमको देखने को मिलेगा वो ला ऑफ कोडोमिनेंस होगा। क्लियर है? अब यहां से देखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का मैं आपको समझा दूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप लिखिए जिस जीनोटाइप के लिए चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना 25% हो। राइट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स फॉर विच द possibilities of blood group is 25% for all blood group। सभी ब्लड ग्रुप का पॉसिबिलिटीज कितना हो? 25% हो। तो उस समय पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होना चाहिए? तो आप यहां से देखिए कि अगर ये वाला जीनोटाइप हम यूज कर रहे हैं तो इस जीनोटाइप में ए बी और ओ सबका परसेंटेज कितना परसेंट है? चांस 25% संभावना है कि ए बी ब्लड ग्रुप हो, 25% संभावना है कि ए ब्लड ग्रुप हो, 25% संभावना है बी ब्लड ग्रुप का, और 25% ही संभावना है ओ ब्लड ग्रुप का। तो यहां से दो चीज आप याद रखेंगे, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस जो है वो हमारे ब्लड ग्रुप में अप्लाई होता है, और दूसरा क्वेश्चन आप यहां से याद रखेंगे कि कौन सा जीनोटाइप है पेरेंट्स का जिसके लिए ऑफ स्प्रिंग में सभी ब्लड ग्रुप होने की संभावनाएं 25% होती हैं। क्लियर है? चलिए अब यहां से समझाऊं। मैं आपको मेंडल का नियम पढ़ा रहा था, और मेंडल के नियम में मैं एक नियम पढ़ाया हूं प्रभाविता का नियम, और प्रभाविता के नियम में मैंने आपको बताया कि किसी भी जीव में जो लक्षण हैं उन लक्षणों के लिए मेल का जीन और फीमेल का जीन, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का जीन उनमें होता है, लेकिन मेल या फीमेल में जिसका जीन प्रभावी होता है उसका लक्षण ऑफ स्प्रिंग में दिखाई देता है, संतति में दिखाई देता है। यह है प्रभाविता का नियम। लेकिन प्रभाविता के नियम में कुछ विचलन देखा गया है, कुछ ऐसी स्थितियां देखी गई हैं जो प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करती हैं, और उन्हीं के बारे में आपको समझा रहा हूं कि अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता जो है यह मेंडल के नियम से विचलन है, यह मेंडल के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता में आपको बताया हूं कि जब कभी संततियों में मेल और फीमेल दोनों में से किसी का जीन प्रभावी नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो वह जो है वह अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। और सह प्रभाविता का मतलब होता है कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का जीन साथ साथ प्रभावी है, उसे सह प्रभाविता कहेंगे। इसके बाद आपको एक चीज समझाना है मुझे कि मेंडल का दूसरा नियम भी जो है वह भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही बेस्ड है। मेंडल का दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा, मेंडल के शुद्धता का नियम। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको कहा गया है लॉ ऑफ प्यूरिटी। लॉ ऑफ प्यूरिटी क्या मतलब है? मैं यहां लिख रहा हूं कोई भी एक पेरेंट्स को, ये मान लीजिए मेल पेरेंट का रिप्रेजेंटेशन है, मेल पेरेंट जिनमें कैपिटल टी स्मॉल टी था, और फीमेल पेरेंट हैं, और फीमेल पेरेंट में भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लिख दे रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी इस मेल पेरेंट में, ध्यान दीजिएगा, शुद्धता का नियम जब भी आप बताएंगे तो याद रखिएगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के दौरान, युग्मक निर्माण के दौरान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये युग्मक क्या हैं? यह स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले स्पेशलाइज्ड सेल को गैमेट कहा जाता है। जैसे मानवों में मेल हैं तो उनका गैमेट है स्पर्म सेल,
और फीमेल का गैमेट है ओवम सेल, शुक्राणु अंडाणु नाम सुने हैं आप लोग। तो यह जो गैमेट्स होते हैं, यह जो युग्मक होते हैं, युग्मकों का जब निर्माण होता है तो आपको याद होगा कि युग्मक निर्माण में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन की विशेषता होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और जब गुणसूत्र आधे होंगे तो उस समय जीन भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि जीन सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन जीन्स आर सेपरेटेड आउट, जीन्स सेपरेट हो जाते हैं। तो वहां पर मैं ये बता रहा हूं कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के दौरान, यह जो पेरेंट्स हैं इनके जो गैमेट्स होते हैं, जो जीन होते हैं, वह जीन सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। और यही अलग होने के लिए जो नियम दिया गया है, उसी नियम को बोला गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया गया है कि जब कभी युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के दौरान जनकों से जो जीन पेयर में पाए जाते हैं वह जीन सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। और यही अलग होने के लिए जो नियम दिया गया है उसी को कहा गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ प्यूरिटी। लॉ ऑफ प्यूरिटी क्या है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, युग्मक निर्माण के दौरान जनकों के जो जीन जोड़े में है वह जोड़े के जीन अलग होते हैं और अलग होकर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और वही अलग होने का जो फेनोमेना है उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा गया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया गया कि कोई भी पेरेंट्स होंगे तो उन पेरेंट्स से जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान पेयर ऑफ जीन जो होते हैं वह सेपरेट आउट होते हैं, अलग होते हैं। इसे ही शुद्धता का नियम या फिर पृथक्करण का नियम कहा गया। पृथक्करण का मतलब ही होता है सेपरेट होना, सिगरेट होना। और इतना हम पढ़ेंगे। दो नियम किसके आधार पर बाबू? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा।